presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। एक साल ऐसा नहीं जाता जब देश में किसी कोने से मलेरिया के प्रकोप की खबर नहीं आती। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर नम और गर्म माहौल में पैदा होते हैं, जिनकी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। रही सही कसर पूरी कर देता है जगह जगह पड़ा कचरा। मई से अगस्त तक चलने वाले मलेरिया सीजन में हर साल हजारों भारतीयों की जानें जाती हैं। जो सरकारी अस्पतालों से मायूस होते हैं, उन्हें निजी अस्पतालों में पैसा फूकना पड़ता है। सच यही है कि भारत आज भी मलेरिया जैसी एक विशुद्ध थर्ड वर्ल्ड बीमारी से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। अफ्रीका के हालात तो इस मामले में बेहद ख़राब हैं। वहाँ बड़ी संख्या में मलेरिया बच्चों की जान ले लेता है, लेकिन अब हो सकता है कि ये बदले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के लिए टीके को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। और आज दिन की बड़ी खबर में हम यही जानेंगे कि मलेरिया का टीका कैसे हमारी जिंदगियां बदल सकता है, बचा सकता है। लेकिन पहले देखिए हमारी खास पेशकश क्या हाल है यूपी का ये छोटा सा हिस्सा। चाचा आप क्या करते हैं? प्रणाम। मैं मनरेगा में टेक्निकल असिस्टेंट। क्या नाम है आपका? महेश पाल सिंह। क्या होता है जरा टेक्निकल असिस्टेंट बताइए। टेक्निकल असिस्टेंट जैसे मान लीजिए ये एक मनरेगा के मजदूर हैं, आ जाओ भैया, आज तुम हमारे सब उदाहरण हो। मान लीजिए एक मनरेगा मजदूर है और ये पास के एक गांव में है, तो आप फिर कैसे क्या करेंगे इनका? तो इनका पहले नंबर तो जो है मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड बनेगा। जॉब कार्ड, उसके लिए इनके पास पिंक राशन कार्ड होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शारीरिक श्रम है तो वो भी कोई भी व्यक्ति शारीरिक श्रम कर सकता है, जॉब कार्ड बनवा सकता है। जॉब कार्ड इनका बनेगा। अरे रुक जाओ, हम पूछ रहे हैं भैया, हम प्रधान हैं। प्रधान वाली बात है हमारे पास एक। अच्छा, वो हमसे ना पूछना, वो प्रधान। तो इनका जॉब कार्ड बनेगा, तो जॉब कार्ड के लिए इनका नाम कौन भेजेगा? प्रधान भेजेगा? ये प्रस्ताव जो है ग्राम पंचायत पे जो है ये अपना डिमांड देंगे कि हमें मनरेगा के तहत काम दिया जाए। लेबरी उसको अप्रूव कौन करेगा? उसको सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, प्रधान और प्रधान खुली बैठक में प्रस्ताव रख के। खुली बैठक चाचा कहाँ होती और है? खुली बैठक होती नहीं है तो वो प्रस्ताव दे देंगे। प्रस्ताव दे दिया हाँ, प्रधान और उनने। तो इनका जॉब कार्ड बन गया और फिर इनका बैंक खाता खुलेगा, बैंक खाता लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा उसमें। हाँ, सब डॉक्यूमेंट। अब इनका जॉब कार्ड बन गया। अब मान लीजिए तालाब खुदना है गाँव में, तो ये अपना जो है लिखित डिमांड दे दे कि हमें इसमें वर्क में काम करना है, तो बीडीओ साहब को या सेक्रेटरी को लिख। नहीं, वो तो जॉब कार्ड बन गया ना, तो आपको पता है कि ये आपके जॉब कार्ड धारक है। उसके बाद देना पड़ेगा कि और मजदूर लिखित देता है। आप थोड़ा चाचा आप ये है, अरे ये बताओ, आप कागज वाला नहीं, सच्ची मुच्ची में क्या होता है ये बताओ। सच्चे मुच्चे में तो जो है रोजगार सेवक जो लगे हुए हैं, रोजगार सेवक ये क्या होते हैं? ये जो है डिमांड देते हैं, लेबर को इकट्ठा करते हैं, उससे काम देते हैं कि भाई 50 लेबर का काम है। हाँ, और कितना पैसा मिलेगा इनको? इन्होंने दिन भर फावड़ा चलाया। 204 रुपए है। 204 रुपए। हाँ, इस समय। और लंच ब्रेक वगैरह होता है? हाँ, लंच होता है। कितने बजे से कितने बजे तक काम करना होगा इनको? ये 8 से 12 होता है, फिर बाद में लंच होता है। और फिर उसके बाद छुट्टी? नहीं, 4 बजे के बाद जो है 8 से 12, 12 से 8 घंटे छुट्टी का है। 8 घंटे का है। हाँ। अच्छा, मगर आजकल जो है शेड्यूल बदला हुआ है। वो चाहे एक क्वांटिटी होती है कि आप इतना वर्क कर लीजिए, चाहे 2 घंटे में, चाहे 50 तसला फेंक दो खोद के। हाँ, चाय बैठे बीड़ी धोखते रहो। 1.38 होती है क्यूबिक मीटर अच्छा, एक लेबर के लिए। तो आपका इसमें रोल कहाँ आता है? हमारा ये टेक्निकल है। हम किसी भी वर्क की जो है सर्वे करके एस्टीमेट बनाना। ये तालाब खुदेगा तो कितने दिन में खुदेगा, कितने मजदूर लगेंगे? हाँ, एस्टीमेट बनेगा। हाँ, उसके बाद एस्टीमेट जो है स्वीकृत होगा। वो कहाँ स्वीकृत होता है? वीडियो के लेवल पे? टेक्निकल सैंक्शन जो है वो ग्राम पंचायत देती है, और जो फाइनेंशियल है वो बीडीओ साहब देते हैं। वीडियो साहब। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन वर्क। अच्छा, और फील्ड वर्क फिर में जाते तुमको हैं? मिलेगा 204 रुपए। फील्ड वर्क में जाते हैं आप चेक करने के लिए? हाँ, अच्छा, उसके कई बाद बार जो ये काम होते होता है हाँ। उसका मेजरमेंट मैं करता हूँ कि ठीक से काम हो रहा है कि हाँ, नहीं। कितनी क्वांटिटी का, कितने लेबर का वर्क हुआ है। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, इसमें हमें जैसे कई गाँव में जाते हैं तो 2-3 शिकायतें मिलती हैं कि प्रधान ऐसे शौचालय वाला पैसा जो है वो इधर उधर कर लेते हैं। बहुत सारे मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाए, रजिस्टर पे दिखा दिया, असल में कहूँ मशीन से ही काम खिंचवा दिया। ऐसा होता है? ऐसा फाल्ट है, कहीं कहीं होता है, वैसे ज्यादा नहीं होता है। तो कैसे? अरे सुन नहीं, लो यार, देखो हर जगह नहीं है। एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। होता क्या है, तुम यहाँ शहर में रहते हो, तुमने भी मनरेगा की मजदूरी की है? नहीं की है ना, मैंने भी नहीं की है। कई लोगों को क्या होता है, इसमें पत्रकार भी बहुत शामिल होते हैं, उनको लगता है उन्हें सब विषय पता है, वो ही इज इनटू थिक एंड थिन ऑफ दैट मैटर। तो थोड़ा सुन लेते हैं, है ना भाई? वहाँ पर जो प्रधान दबंग होते हैं तो ऐसा काम कर सकते हैं। प्रधान ऐसा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? खेल क्या रहता है?
खेल उनका ये रहता है कि उसमें जो है प्रॉफिट अच्छी हो जाती है। फर्जी जॉब कार्ड बनवा दिए। हाँ, फर्जी बना देते हैं। पर आएगा तो इन्हीं के खाते में, तो किसान खेल हाँ, आएगा इन्हीं के। तो प्रधान कैसे मगर ये समझौता करते हैं कि हमें इतना देना तो हमारी इतनी अच्छा, आदि 3000 आया, 500 इनको पकड़ा दिए। हाँ, और बाकी पाउच उन्होंने ले बीड़ी और लिया। दूसरा खर्चा ये हुई ना बात। ढाई प्रधान ने 5। अरे सचिव का भी तो कट रहेगा। सचिव को रहता है, मगर दबंग प्रधान वो फिर कहता है दबंग कि प्रधान सचिव को भी नहीं देता। नहीं देता है, इसलिए कि वो लेबर ने निकाल लिया, अब उससे हम जबरदस्ती क्या करें। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी मिलेंगे, पूछते मिलेंगे कि क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहले सुर्खी आज फिर जम्मू कश्मीर से आई। आज फिर आतंकवादियों ने 2 बेगुनाहों की हत्या कर दी। आज सुबह आतंकवादी श्रीनगर के ईदगाह इलाके में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घुस गए और प्रिंसिपल के साथ एक टीचर को मार डाला। प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इंडिया टुडे से जुड़ी पत्रकार कमलजीत संधू ने जानकारी दी है कि आतंकवादियों ने पहले स्कूल के स्टाफ में से अल्पसंख्यकों को अलग किया और फिर उन्हें एकदम करीब से गोली मारी। हमारी टी ब्रेक थे, हम चाय पी रहे थे इस कमरे में। तो ये बाहर बैठे थे। अच्छा। हमने थोड़ा शोर सुना और फिर जब हमें फायर सुने तो मतलब हमने गन शॉट सुने तो हम मतलब शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा यहाँ पर। फिर हम जब बाहर निकले फिर लोकल्स भी आए। लोकल्स जब यहाँ आए तो लोकल्स फिर हमने मतलब देखा कि हम मतलब बाहर भी नहीं निकल पाए। तो बाहर निकले तो वहाँ पे मैडम और दीपक सर टीचर एक हमारा वो गिरा हुआ था वहाँ पे। आज बहुत बुरे होंगे, हम भी बैठे नहीं रहेंगे। इसका कत्ल, इसका संस्कार तब तक नहीं होगा, हम सेक्रेटरीट के पास धरना देंगे डेड बॉडी को लेकर। तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक हमारे साथ कोई सुलूक नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई वादा नहीं करती। हम यहाँ अनसेफ हैं, हम सेफ नहीं है। सर पिछले 5 दिनों की अगर बात करेंगे तो माइनॉरिटी जो कश्मीरी पे उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ और भी जा सकते थे। स्पेशली पंडित और सिख को बोला, सिख कौन है, पंडित कौन है, उसको टारगेट किया गया। ये गलत बात है। ये कौन सी जहाद है, किस मज़हब में लिखा है? दीपक चंद के संतप्त परिवार से प्रेस ने बात की। सुनिए कैसे उनके परिवार का एक और चिराग बुझ गया। तो पहले भी एक मारा था, हमारा बड़ा मेरा हस्बैंड मारा था उन्होंने पहले। किस साल में? वो उस वक्त उग्रवाद नहीं था, 82 में, 80 में 82 में मारा था। अब फिर यही काम हो गया हमारे साथ। हम तो आगे हुए हैं वहाँ से, ऐसे अपने मकान है हमारे छोड़ के। कभी टीचर के तौर पर कश्मीर कब गया था? पीएम पैकेज में 12 दिन गया, अभी 12 दिन हुए गए। नौकरी कब लगी थी कश्मीर में? हो गया कोई साल। अभी आप क्या चाहते हैं कि सरकार को जो हिंदू समाज के लोगों को कैसी क्या बोला हो अपनी प्रॉपर्टी का कागज जमा कराओ, मरो इधर आके, आग लगे प्रॉपर्टियों को। हमने क्या करनी प्रॉपर्टी, हमारे बच्चे ही नहीं रहे तो हमने। लगता है अभी वहाँ माहौल ठीक नहीं हिंदुओं के लिए? कहाँ ठीक है माहौल। अब ये कहने के पर्याप्त कारण है कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग्स का एक नया दौर शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर को भी आतंकवादियों ने श्रीनगर शहर में नामी शख्सियत माने जाने वाले माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी थी। इनके साथ गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान और टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की हत्या भी हुई थी। 6 अक्टूबर के रोज कश्मीरी पंडितों ने बिंद्रू की हत्या के खिलाफ एक मार्च भी निकाला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत तमाम हस्तियों ने आज वाली हत्याओं की निंदा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इन हत्याओं पर प्रतिक्रिया दी। माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। इन घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार जो खोखले दावे यहाँ पे करती है, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई। और जान माल की हिफाजत की गारंटी देने के लिए जो बात करते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आज भाजपा की थैली बाहर आ गई, चुप क्यों हो गए लोग? मैं समझता हूँ लोगों में गुस्सा है
कि जिन लोगों को सिराइज की प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी आज चुप क्यों है, कहाँ पे चूक यहाँ पे हुई, और उनको दबाने का प्रयास यहाँ पे भाजपा करती है ताकि इनकी पोल ना खुल जाए। लगे हाथ भाजपा को इन हत्याओं पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। इंसानियत का कत्ल इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। इन दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। खून का बदला खून से लेंगे। दूसरी सुर्खी का संबंध है लखीमपुर खीरी मामले से। कहानी पर आएंगे, पहले बात करते हैं किरदारों की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आज सुबह ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ प्रिजन्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और कॉन्फ्रेंस का विषय था जेलों और दूसरी करेक्शनल फैसिलिटीज या सर्विसेज हेतु आने वाले दशक का रोड मैप तैयार करना। सभी राज्यों के हेड्स ऑफ प्रिजन्स को न्योता मिला होगा, तो यूपी के हेड ऑफ प्रिजन भी पहुंचे होंगे, शायद डीजी प्रिजन साहब खुद गए होंगे, लेकिन हम कैसे जानते कि अंदर क्या हुआ, क्योंकि प्रेस को तो अंदर जाने ही नहीं दिया गया। तब भी जबकि इस कार्यक्रम के लिए प्रेस को बाकायदा न्योता दिया गया था, क्या इसलिए प्रेस को अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि प्रेस मंत्री जी से सवाल पूछ ली थी कि पुलिस के ही पास दर्ज FIR के मुताबिक उनके हत्यारूपी बेटे मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? कारण जो भी हो, BPRD या मंत्री महोदय बता पाएंगे। वैसे एक गृह राज्य मंत्री तो प्रेस से बच गए, लेकिन दूसरे नहीं बचे। मेरठ में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उस वक्त असहज हो गए जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल कर लिया कि लखीमपुर की घटना पर वो क्या कहेंगे। जैसे ही पत्रकारों ने लखीमपुर की घटना पर प्रश्न किया, फौरन ही मंत्री जी ने धन्यवाद कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए। देखिए ये वीडियो। मंत्री जवाब दीजिए ना, लखीमपुर में मंत्री जवाब दीजिए ना, लखीमपुर में। अब नित्यानंद राय तो भड़क्कम करके चले गए, लेकिन CRPF के DG कुलदीप सिंह को बुरा लग गया। उन्होंने प्रेस से कहा कि मंत्री जी को इरिटेट क्यों करते हैं। इस बात को बात करना आपको करिए, आप इरिटेट क्यों करते हैं? आपको ये करना है बाहर करिए ना जाकर के, प्लीज। गलत अजीब सी बातें करते हैं। DG सर, अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूं हाथ जोड़ के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा काम इरिटेट करना थोड़ी है। हम तो बस आपकी रिलीज़ की हुई प्रेस रिलीजेस छापने के लिए बने हुए हैं। हम वही करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। खैर, नित्यानंद राय जी को छोड़ते हैं, वापस फोकस ले जाते हैं अजय मिश्रा टेनी की तरफ। वो प्रिजन हेड्स के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके बेटे अभी तक प्रिजन या लॉकअप नहीं पहुंचे हैं। यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को बुलाया, लेकिन इन 2 लोगों ने जिन 3 लोगों का नाम लिया वो पहले ही मर चुके हैं। सुन, हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस फिलहाल छापे मारने के दावे कर रही है। अब तक वो क्या कर रही थी वही बता सकती है। वैसे आज उत्तर प्रदेश शासन ने लखीमपुर खीरी की घटना की जांच के लिए 1 सदस्यीय जांच दल बनाने की घोषणा की। इसमें हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव होंगे। वैसे जो गतिविधि पुलिस और सरकार अभी दिखा भी रही है, उसका कारण एक दूसरी घटना में खोजा जा सकता है। 6 अक्टूबर को देर शाम खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी कांड का स्वतः संज्ञान ले चुकी है। खबर यह भी आई कि मामले की सुनवाई खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली होंगी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि लखीमपुर की घटना को लेकर 2 वकीलों की एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी, जिसे जनहित याचिका के तौर पर सुना जाना था। सुओ मोटो कॉग्निसेंस की बात गलती से आ गई थी। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ा, सुनवाई हुई। इस चिट्ठी में मांग की गई कि मामले की जांच CBI को दी जाए और निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। अदालत ने अब यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 8 अक्टूबर को मामले पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके बताए कि अब तक 8 लोगों की हत्या के मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए। यूपी पुलिस का कहना है कि मोनू मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। आज एक पुलिसकर्मी को
अजय मिश्रा टेनी, मोनू मिश्रा के पिता मंत्री जी, उनके घर के बाहर समन चिपकाते हुए भी देखा गया। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या अन्य मामलों में भी पुलिस इतना ही कतराती है? हत्या के आरोपी को 5वें दिन समन भेजा जाता है या फिर फौरन छापा मारकर गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ कर ली जाती है? इधर कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी कांड पर दबाव बनाना छोड़ा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को आज हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रहे थे। लखीमपुर खीरी वाली घटना को लेकर अभी हंगामा थमा भी नहीं है कि हरियाणा के अंबाला में एक घटना फिर हो गई। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को खबर मिली कि कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का काफिला आने वाला है, तो वो नारायणगढ़ इलाके में जुट गए। इस दौरान एक किसान को चोट लग गई। किसानों का आरोप है कि किसान सैनी के काफिले की एक गाड़ी की चपेट में आया, जबकि सैनी का दावा है कि उनकी गाड़ी से किसी किसान को टक्कर नहीं लगी। प्रदर्शनकारियों ने जरूर उनकी गाड़ी पर हमला किया। वैसे जख्मी किसान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है। आखिरी सुर्खी जुड़ी है मुंबई के तट के करीब क्रूज पर पड़ी एनसीबी रेड से। आज आर्यन खान समेत 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में बेल की सुनवाई अब होगी कल के रोज सुबह 11 बजे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। मलेरिया, इस शब्द से हम इतने ज़्यादा परिचित हैं कि हर साल मलेरिया से होने वाली मौतों के बारे में हमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ तो दुनिया भर में तहलका मच गया। सभी देशों के वैज्ञानिक जुट गए कोरोना का टीका खोजने में और खोज भी लिया। लेकिन मलेरिया संक्रमितों और इससे होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा निकालेंगे तो कोरोना वाली मौतों का आंकड़ा छोटा लगने लगेगा। भारत समेत कई थर्ड वर्ल्ड देशों में मलेरिया घर की बीमारी है। मुमकिन है कि हम में से भी कई लोगों को मलेरिया हुआ हो। आप याद कीजिए कि कुछ साल पहले तक बरसात के मौसम में अस्पताल भर जाया करते थे डेंगू मलेरिया के मरीजों से। मरने वालों में ज़्यादा बच्चे होते थे और ये 10-20 साल से नहीं 5000 साल से होता आ रहा है। 5000 साल पहले और आज के इंसान में कितना बदलाव आ गया है। गुफाओं से निकले इंसान ने अपने रहने के लिए सैकड़ों मंजिलों वाली इमारत बनाना सीख लिया। अपने जैसी मशीन यानी रोबोट तैयार कर लिए, लेकिन 5000 साल से चली आ रही मलेरिया बीमारी से निपटने का तरीका हम नहीं खोज पाए। आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? जब कुछ महीनों के भीतर कोरोना जैसी नई बीमारी का टीका खोज लिया जाता है, फिर भी मलेरिया का टीका नहीं खोज पाए। अब जाकर दुनिया में मलेरिया का पहला टीका बना है, जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी है, एंडोर्स कर लिया है। रोज़मर्रा वाली तमाम बड़ी खबरों में शायद ये खबर अपना स्पेस नहीं बना पाई, लेकिन ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों लोगों की जान लेने वाली मलेरिया बीमारी का टीका अब हमारे पास है। 30 साल लगाकर ये टीका कैसे बनाया गया और भारत के लिए इस टीके के क्या मायने हैं, इस पर आएंगे। लेकिन पहले मलेरिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड, कैसे इंसान इस बीमारी से जूझता आया है समझते हैं। माना जाता है कि 2700 वर्ष ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 4800 साल पहले मलेरिया बीमारी इंसानों में आई, शुरू हो गई। लेकिन 200 साल पहले तक तो इंसानों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती कैसे है। लोगों को लगता था कि प्रदूषित हवा से बीमारी फैलती है और लोग मर जाते हैं, और इसी धारणा से बीमारी का नाम मलेरिया पड़ा। मलेरिया का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित हवा। इटालियन शब्द है। 19वीं सदी के आखिर में जाकर वैज्ञानिकों को समझ में आया कि असल में मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है। 1897 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने इस बात का पता लगाया था, और उसके कई साल बाद ये मालूम चला कि सारे मच्छरों से नहीं होता है, सिर्फ मादा मच्छर से ही ये बीमारी फैलती है, एक खास किस्म के। वैसे रॉस ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, लेकिन पैदा हुए थे अल्मोड़ा में। हालांकि जब लोगों को बीमारी की वजह का ठीक पता नहीं था, तब भी लोगों ने इससे निपटने का घरेलू नुस्खा खोज लिया था। 17वीं शताब्दी में यूरोप में सिनकोना पेड़ की छाल को मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर 1820 में सिनकोना की छाल से कुनैन नाम के पदार्थ को अलग कर उसे मलेरिया की दवा के रूप में काम में लिया जाने लगा। बरसों तक ये मलेरिया ठीक करने का तरीका रहा। कुनैन से मलेरिया की दवाएं भी बनाई गईं। हालांकि अब WHO कुनैन के इस्तेमाल की सलाह नहीं देता है। जब ये मालूम चल गया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत से बीमारी रोकने के लिए मच्छरों को मारने की रणनीति अपनाई गई। मच्छर ही नहीं रहेंगे तो बीमारी भी नहीं रहेगी, इस पर जोर दिया गया, इस थ्योरी पर। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, इस तरह की जागरूकता बढ़ाई जाने लगी। DDT जैसे कीटनाशकों का छिड़काव बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। आज तक मलेरिया के मच्छरों को मारने के नाम पर कीटनाशकों का अच्छा खासा कारोबार चलता है। कीटनाशक बनाने वाली कंपनीज अपने विज्ञापनों में ये डर दिखाती हैं कि कीटनाशक नहीं छिड़का तो मलेरिया होने लगेगा। हालांकि ये रणनीति भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। बारिश के मौसम में जब मच्छर बढ़ते हैं तो मलेरिया भी फैलने लगता है। छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे प्रदेशों के घने जंगलों में मच्छरों से निपटना नामुमकिन सा है।
इसीलिए मलेरिया का संक्रमण और मौतें नहीं रुक पाईं। और भारत ही क्या, अफ्रीका के घाना, इथियोपिया जैसे देशों में तो ये बीमारी और भी विकराल रूप में दिखने लगी। WHO के 2019 के आंकड़े कहते हैं कि 23 करोड़ लोगों को मलेरिया हुआ, जिनमें से 4 लाख लोगों की मौत हुई। ये बीमारी सबसे घातक है बच्चों के लिए। मरने वालों में 67% 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसीलिए मलेरिया का ऐसा इलाज खोजा जा रहा था कि बीमारी हो ही नहीं, यानी टीका, जो मलेरिया पैदा करने वाले परजीवी के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षक पैदा कर दे। लेकिन ये काम बाकी संक्रामक बीमारियों की वैक्सीन बनाने जितना आसान नहीं था। मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। ये कोशिकीय परजीवी है, यानी सिंगल सेल पैरासाइट। इसे अपने ग्रोथ के लिए दूसरे जीवों यानी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक अवस्था में ये मादा मच्छर के शरीर में होता है, फिर मच्छर इंसान को काटता है तो ये इंसान में आ जाता है। अब इस प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों से इंसानों में मलेरिया फैलता है। एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, पी वाइवैक्स, पी ओवल, पी मलेरी और पी नोलेल्सी। अफ्रीका में लगभग सारी मौतें फैल्सिपेरम से होती हैं, जबकि एशिया में लगभग आधी मौतें फैल्सिपेरम से ही हो रही हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका टीका बनाने का अभियान शुरू किया। ब्रिटेन की GSK लैबोरेटरीज नाम की कंपनी के वैज्ञानिकों ने साल 1987 में मलेरिया वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि कोशिशें इससे पहले भी होती रहीं, लेकिन मलेरिया का टीका बनाना उतना आसान नहीं था जितना कोरोना या दूसरी संक्रामक बीमारियों का रहा है। वजह है इस पैरासाइट की कोई एक तय अवस्था न होना। जब ये पैरासाइट मच्छर से इंसान में आता है तब अलग अवस्था में रहता है, इंसान के लिवर में पहुंचता है तो अलग अवस्था में रहता है, और लिवर से रक्त में जाता है तो फिर बदल जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने तय किया कि जब मच्छर से ये इंसान के लिवर तक पहुंचता है उस अवस्था के लिए टीका बनाया जाए। इस अवस्था में परजीवी को स्पोरोजोइट कहा जाता है। इस अवस्था में परजीवी की प्रोटीन को कहा जाता है सर्कमस्पोरोजोइट प्रोटीन या CS प्रोटीन। अब दिक्कत यह है कि ये प्रोटीन इम्यूनोजेनिक नहीं है, यानी शरीर में इससे आसानी से एंटीबॉडीज नहीं बनती। इसलिए CS प्रोटीन के अलावा हेपेटाइटिस B से प्रोटीन का हिस्सा लेकर मलेरिया की वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम है RTS, कमर्शियल नाम है मॉस्क्यूरिक्स। इस वैक्सीन से शरीर में ऐसी प्रतिरक्षा तैयार होती है कि जब मच्छर काटने के बाद प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में पहुंचकर लिवर तक पहुंचता है, उसी दौरान हमारी एंटीबॉडीज इस परजीवी को खत्म कर सकें। लगभग 20 साल से इसका ट्रायल चल रहा था। तीसरा ट्रायल 2009 से 2014 के बीच अफ्रीका में चला, और उसके बाद अफ्रीका के घाना, केन्या और मलावी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करीब 8 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई। और ये पाया गया कि वैक्सीन लगे हर 10 बच्चों में से 4 को मलेरिया नहीं होता। उनके शरीर में इम्यूनिटी विकसित होती है। वैक्सीन सिर्फ 40% ही असरदार है, फिर भी ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो इस रिजल्ट के बाद 6 अक्टूबर को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को मान्यता दे दी, एंडोर्स कर लिया। ये दुनिया की पहली और एकमात्र वैक्सीन है जिसे WHO ने मान्यता दी है। बच्चों को 5 महीने की उम्र से ये वैक्सीन लगाई जाती है और 4 डोज इन्हें दी जाती हैं। भारत में इस वैक्सीन को कब से लगाया जाएगा या अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। हमने एक्सपर्ट्स से पूछा कि भारत में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में ये वैक्सीन कितनी कारगर साबित हो सकती है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खासतौर से छोटे बच्चों में, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ज़्यादा सीरियस होने का डर उनमें रहता है और फिर जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ऐसी जानें हम बचा सकते हैं। खासतौर से लाखों लोग हिंदुस्तान में बीमार पड़ते हैं हर साल, उन 3 से 4 लाख लोगों को बचाया जा सकता है इस प्रकोप से। तो ये अत्यंत स्वागत योग्य खबर है। भारत में पिछले 20 सालों में मलेरिया घटा है। WHO की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 83% की गिरावट आ गई है। साल 2000 में भारत में मलेरिया के करीब 20 लाख मामले आए थे, जबकि 2019 में सिर्फ 3,38,000 मामले। मौत का आंकड़ा भी घटा है। भारत के अलावा बाकी देशों में मलेरिया के मामलों में गिरावट आई है। साल 2019 में 27 देशों ने ऐलान किया था कि उनके यहाँ 100 से भी कम मलेरिया के मामले सामने आए। 20 साल पहले ऐसा दावा करने वाले दुनिया में सिर्फ 6 ही देश थे। अब दुनिया के पास टीका भी आ गया है, यानी मलेरिया के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो जाएगी और हजारों जानें हर साल बचाई जा सकेंगी। अब बारी है कू की राय की। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, क्या मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी पक्षपात के चलते नहीं हो पा रही? हाँ और ना कहने वालों लोगों का प्रतिशत आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे कई दर्शकों की शिकायत थी और जायज़ शिकायत थी कि ये परसेंटेज आप पढ़ के नहीं बताते हैं, दृष्टिबाधित लोगों को कैसे पता चलेगा। तो आज इस सवाल के जवाब में हाँ कहा था 73% लोगों ने और ना कहा था
27% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए, पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू करके भी बता सकते हैं आप, हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू।